मैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी बोल रहा हूं। मेरे बच्चों, आज आपके सामने मेरा वो स्वर्णिम इतिहास और मेरा दुर्भाग्य भरा वो क्षण बताऊंगा जब मुझे तहस नहस कर दिया गया। मैं आपको आज अपने इतिहास में श्री राम जी का क्या स्थान है वो भी बताऊंगा, जो सच मक्कार इतिहासकारों ने मेरे वंशजों से आज तक छुपाए रखा। मैं अपने वर्तमान स्थित भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के निवासियों को यह बताना चाहता हूं कि आप दोनों ही मेरे पुत्रों के समान हैं। तो आप मेरी सत्यता जानकर अनर्गल वार्तालाप से बचें। शुद्ध और अच्छे आचरण से आप अपनी राय जरूर लिखें। हालांकि मेरा इतिहास तो जो आप गणना करते हैं उससे भी कई वर्ष पुराना है, लेकिन आज के इतिहासकार मेरी उम्र को 700 वर्ष ईसा पूर्व का बताते हैं। इसका अर्थ है मेरे कई दर्शकों को पता नहीं चलता होगा। यह मैं आपको समझाता हूं कि 700 ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से 700 साल पूर्व। इसका अर्थ यह होता है कि जब ईसा मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था उसके 700 वर्ष पहले मेरे जैसे विशाल विश्वविद्यालय भारत की इस पवित्र भूमि पर विद्यमान थे। आज मैं महसूस करता हूं कि वर्तमान भारत में मेरी कोई चाह, मेरा कोई स्थान नहीं रहा, क्योंकि मेरे भारत को खंड खंड करने वाले शक्तियों ने मुझे आज के वर्तमान में कहे जाने वाले पाकिस्तान नामक देश के रावलपिंडी शहर से 18 किलोमीटर दूर स्थित कर दिया है। वर्तमान भारत की राजधानी नई दिल्ली से मेरी दूरी लगभग 700 किलोमीटर है। 1947 का बंटवारा तो मेरे पुत्रों मेरे सामने कल परसों की घटना लगता है। मैंने तो अपनी आंखों के सामने ताशकेंत और कंधार को भी भारत से खंड खंड होते अपनी आंखों से देखा है। मेरे इतिहास और मेरे बारे में जानने के लिए आपको भारत माता के स्वर्णिम काल राम राज्य में लेकर चलता हूं। एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, जिनके छोटे भाई थे भरत और भरत के पुत्र थे तक्ष और पुष्कल। भगवान श्री राम के वैकुंठ गमन से पहले ही श्री राम भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी के पुत्रों को अलग अलग प्रदेशों का राजा घोषित कर चुके थे। उस कालखंड में श्री भरत जी के पुत्र कुमार तक्ष को आज के पाकिस्तान में स्थित मेरे विशाल भूभाग का राजा घोषित किया गया था। समझने वाले समझ जाएं कि राजा तक्ष और तक्षशिला में क्या समानता है। मित्रों, मेरे प्रांगण की नींव राजा तक्ष के ही हाथों हुई थी, जो कि श्री राम की वंशावली के कितने निकटतम परिवार के सदस्य हैं। और आज मेरे ही इस राम राज्य की भूमि पर ऐसे असंख्य बोल उठ जाते हैं कि श्री राम और रामायण महज एक कल्पना है। मैं दर्द से कराह उठता हूं जब ऐसे स्वर गूंजते हैं। आपको मैं एक बात और बताता हूं। मैं तक्षशिला, जिसके ऊपरी भाग पर आज का अफगानिस्तान बसा है, जिसकी प्राचीन महाभारत कालीन राजधानी गंधार कहलाती थी, जिसके राजा मामा शकुनी हुआ करते थे। राजपाट अपने पुत्र को देकर वो हस्तिनापुर आकर बस गए थे, अपने वचन को पूरा करने के लिए। गंधार से ऊपर की ओर बसा आज का उज्बेकिस्तान, जिसकी वर्तमान राजधानी का नाम आज भी राजा तक्ष के नाम पर ताशकेंत नाम से प्रसिद्ध है। मेरे इतिहास को आप सिर्फ मेरे बचे हुए खंडहर के रूप में जानो, मैं ये नहीं चाहता। मैं तक्षशिला वो स्थान हूं जो नालंदा और विक्रमशिला जैसे कई शताब्दियों पहले से विश्व के कोनों कोनों से आए विद्यार्थियों को कई प्रकार की शिक्षा देकर विश्व का कल्याण करता था। आज जो आप अपनी अलग अलग प्रकार की डिग्रियों को लेकर नौकरी की तलाश में घूमते हो, ऐसे किसी भी प्रकार की डिग्री मेरे यहाँ से शिक्षित विद्यार्थी को नहीं दी जाती थी। मेरे वंशजों, मेरे कालखंड में शिक्षा का व्यापार नहीं हुआ करता था। शिक्षा जन कल्याण और विश्व कल्याण के लिए दी जाती थी। मेरे यहाँ अध्ययन किए हुए विद्यार्थियों, मेरा मुख्य नाम सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। मेरी ख्याति और विश्व कल्याण में मेरा सहयोग आज के ऐतिहासिक किताबों में नगण्य सा लगता है। कई किलोमीटर में फैले मेरे विशाल परिसर में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी अध्ययन किया करते थे। मेरे इस विशाल परिसर पर सिर्फ और सिर्फ अध्यापकों का ही शासन चलता था। किसी भी भारतीय राजा ने किसी भी रूप में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। स्पष्ट है, मेरा यह परिसर राजनीति और शस्त्र विद्या की शिक्षा का अनंतम केंद्र था। मेरे यहाँ एक शस्त्र विद्यालय में विभिन्न राज्यों के 103 राजकुमार पढ़ते थे। शल्य चिकित्सा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाने वाला मेरा नाम हुआ करता था। इसके अलावा भौतिकी विज्ञान से लेकर
शास्त्रों और शास्त्रों की भी शिक्षा मेरे प्रांगण में दी जाती थी। महान सम्राट अशोक भी कुछ वर्षों के लिए मेरे इस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में रह चुके हैं। चाणक्य जैसे भारत माता के सपूतों ने मेरे यहां पढ़ाई की और विद्यार्थी को पढ़ाया भी। उन्होंने स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य को मेरे ही प्रांगण में शिक्षित किया था। स्वामी चरक जैसे विद्वानों ने मेरे यहां शिक्षा ग्रहण करके विश्व कल्याण के लिए काम किया। आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता जैसे महत्वपूर्ण शास्त्र लिखकर जन जन का कल्याण किया। विष्णु शर्मा जैसे महान विद्वान जिन्होंने पंचतंत्र जैसे सांसारिक जीवन पर महाकाव्य लिखकर जन समुदाय के लिए कल्याणकारी कार्य किए। ऐसे ऐसे अनगिनत कार्यों को मैं बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन खत्म नहीं होंगे। मेरा विशाल परिसर और शहर तक्षशिला प्राचीन भारत में गंधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ का विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। यह हिंदू एवं बौद्ध दोनों के लिए महत्व का केंद्र है। चाणक्य यहाँ पर आचार्य थे। मगध के शासनकाल में मेरा यह शहर मुख्य रूप से 3 व्यापारिक मार्गों की एक जगह लाइन में मिलता था। मैं अपने नाम के साथ श्री राम का नाम ऐसे ही नहीं जोड़ रहा हूं। मुझे तक्षशिला की पुष्टि सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण से होती है। इसके अलावा ऋग्वेद में भी मेरा उल्लेख मिलता है। त्रिपिटक नामक बौद्धमय जैसे ग्रंथ में भी मेरी कई बार चर्चाएं की गई हैं। महाभारत युद्ध के बाद परीक्षित के वंशजों ने कुछ पीढ़ियों तक मेरे यहाँ अधिकार बनाए रखा और जन्मेजय ने अपना नाग यज्ञ यहीं पर किया था। मौर्य साम्राज्य की अवनति के दिनों में यूनानी आक्रमणकारियों के आक्रमण होने लगे और उनका मेरे साम्राज्य पर अधिकार हो गया तथा दिमित्र और यूक्रेटाइनस ने वहां शासन किया। फिर पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में सीथियों और पहली शती ईस्वी में शकों ने बारी बारी से उस पर अधिकार किया। कनिष्क और उसके निकट के वंशजों का उस पर अवश्य अधिकार था। सम्राट अशोक के कालखंड में जब बुद्धिमय की तरफ राजा का झुकाव बढ़ा तो मेरे परिसर की रूपरेखा बुद्धिमय से ढाल दी गई। हजारों बौद्ध भिक्षुओं के साथ मेरे हिंदू सनातनी शिक्षा और वैदिक संस्कृत के साथ साथ बौद्धमय तपस्या और योग में झूमते हुए मैं देखा करता था। मैंने हर प्रकार के कालखंड देखे हैं। मैंने सनातन वैदिक संस्कृति और बौद्धि में हुए परिसर में कुछ भेदभाव महसूस नहीं किया, क्योंकि इन दोनों संस्कृतियों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और एक दूसरे के पूरक की भावना दिखती है। मेरा इसके बाद का इतिहास कुछ अंधकारपूर्ण है। 5वीं शताब्दी में हुनों ने भारत पर जो विध्वंसक आक्रमण किए, इन हमलों में तक्षशिला नगर और मेरे इस विशाल विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया। असभ्य हुनों की दुर्दांत तलवारों ने भारतीय संस्कृति और विद्या के एक प्रमुख केंद्र को ढहा दिया। देखते ही देखते हजारों विद्यार्थियों और शिक्षकों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। हजारों बौद्धों और हिंदुओं की नृशंस हत्याएं कर दी गई। फिर नई शताब्दियों आते आते भूकंपों आदियों की तरह तरह की विपदाओं को झेलता मेरा विशाल परिसर धूल मिट्टी में दबकर गुमनाम सा हो गया। अलग अलग हमलों से उजड़ चुके मेरे इस विशाल परिसर और नगर को छोड़कर मेरे यहाँ की बची हुई जनता आसपास नए और छोटे कस्बे बनाकर रहने लगी। फिर दौर आया अंग्रेजों का। उस कालखंड में एक अंग्रेज अधिकारी हुए जनरल कनिंघम। उन्होंने मेरे इस विशाल परिसर की चर्चा कई जगह संस्कृत और वैदिक संस्कृति किताबों में पढ़ी। उसी को आधार बनाकर उस अंग्रेज अफसर ने लगभग 19वीं सदी में मेरे इस विशाल भूभाग के आसपास कई किलोमीटर में अलग अलग जगह खुदाई शुरू की। उस अंग्रेज अधिकारी के प्रयासों को बल तब मिला जब सन 1912 में एक दूसरे अंग्रेज अधिकारी सर जॉन मार्शल की देखरेख में खुदाई शुरू की गई और मेरे इस विशाल परिसर में कई जगह पर खोद कर ऊपरी भागों के अवशेष आज की वर्तमान दुनिया के सामने लाकर रखे। इसके बाद कई वर्षों तक रुक कर सन 1948 तक मेरी खुदाई यूं ही चलती रही और विशाल परिसर के कई भाग दुनिया के सामने उजागर होते गए और मेरी वैदिक संस्कृति के स्वर्णिम काल का अनुभव मेरे इस विशाल परिसर की यात्रा ले सकते हो, जहां चाणक्य से लेकर चंद्रगुप्त से लेकर महर्षि चाणक्य जैसे महान शिक्षकों ने शिक्षा ग्रहण भी की और शिक्षा को आगे भी बढ़ाया। तक्षशिला यानी कि मेरे परिसर के स्नातकों में भारतीय इतिहास के कुछ अत्यंत प्रसिद्ध पुरुषों के नाम मिलते हैं। संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ व्याकरण पाणिनि गंधार स्थित शालातुर के निवासी थे।
और उन्होंने तक्षशिला में ही शिक्षा पाई थी। गौतम बुद्ध के समकालीन कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति भी मेरे यहीं के विद्यार्थी रह चुके थे। प्रमुख वैद्य और शल्यक जीवक तथा ब्राह्मण लुटेरा अंगुलीमाल। मेरे परिसर से प्राप्त आयुर्वेद संबंधी जीवक के अपार ज्ञान और कौशल का विवरण विनय पिटक से मिलता है। चाणक्य वहीं से स्नातक और अध्यापक थे और उनके शिष्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अपने गुरु के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तक्षशिला में प्राय उच्च स्तरीय विद्याएं पढ़ाई जाती थी और दूर दूर से आने वाले बालक किशोर अवस्था के होते थे, जो प्रारंभिक शिक्षा पहले ही प्राप्त कर चुके होते थे। किंतु कर्मकांड की शिक्षा के लिए तक्षशिला नहीं अपितु वाराणसी ही अधिक प्रसिद्ध थी। तक्षशिला की सबसे बड़ी विशेषता थी वहां पढ़ाए जाने वाले शास्त्रों में लौकिक शास्त्रों का प्राधान्य होना था। मेरे यहाँ गरीब छात्रों को मुफ्त में शिक्षा का प्रावधान था। उनके खर्च का वहन राजा अथवा बड़े व्यापारियों के द्वारा दिया जाता था। मेरे परिसर में कई कई महान राजाओं के पुत्र और पुत्रियां अध्ययन करने आए थे। उन राजाओं से उन पुत्रों को शिक्षा से भी ज्यादा अनुदान मिला करता था, जो गरीब विद्यार्थियों की मुफ्त शिक्षा के लिए कार्य में लाया जाता था। हर विद्यार्थी को मेरे यहाँ शिक्षा प्रदान करने वाले आचार्यों की सेवा करने का महत्वपूर्ण कार्य करवाया जाता था। गरीब छात्रों को अपनी पढ़ाई के पश्चात गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु के लिए पगड़ी अथवा छाता और चरण पादुका के रूप में गुरु दक्षिणा दी जाती थी। इस गुरु दक्षिणा देने में कोई भी छात्र अगर परिपूर्ण नहीं होते हैं तो अपने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आचार्यों की सेवा करके निर्वाह किया करते थे। मेरे इस विशाल आर्यव्रत की संतानों खंड खंड में बांटे मेरे इस विशाल भूभाग को एक दृष्टि से देखना शुरू करो। पहचानो अपने पूर्वजों को। मैं आज किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं देख रहा हूं। संस्कृति और इतिहास विहीन अपने आप को समझने वाली संस्कृति की संतान नहीं। मेरे पुत्रों, आप इस आर्यव्रत की संतान हो। अलग अलग प्रकार के हुए हमलों ने हमारे रहन सहन, खान पान, पूजा पद्धति को बदल दिया, लेकिन अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को मानो। इसी में आपका गर्व छिपा है। हे मेरे जम्बूद्वीप की संतानों, अपने इस विशाल गौरवशाली इतिहास को पुनः स्मरण करो। मेरे जैसे कई ऐतिहासिक सबूत और विशाल परिसर आज भी आपकी राह देख रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे ऐतिहासिक जानकारी के बारे में और भी कुछ छोटा इतिहास जानते हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।